पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे इगोर डायटलॉव और उसके 9 फ्रेंड्स विंटर ट्रैक पर निकलते हैं और कैसे उनका टेंट स्लोप पर अंदर से कटा हुआ और कुछ हाइकर्स आधे कपड़ों में थे, खाली पैर, ठंड में। पहले के 5 बॉडीज तो मिल गए थे, डोरोसिंको और क्रिवोनिशिंको पाइन ट्री के नीचे मिले और बाकी के टीम डायटलॉव, कोल्मोगोरोवा और स्लोबोडिन टेंट के पास मिले और अलग अलग डायरेक्शन में मिले। लेकिन अभी भी 4 बॉडीज मिसिंग थी और मई में जब स्नो पिघला तो जो चीज उन्होंने देखा उसने सबको हैरान कर दिया। और आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे उन बाकी 4 बॉडीज की रिकवरी, उनसे रिलेटेड फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और कुछ ऐसे थ्योरीज जिसने सबको हैरान कर दिया। मई 1959 में जब स्नो मेल्ट हुआ तो रेस्क्यूअर्स को बाकी 4 बॉडीज मिली और वो सब एक छोटी सी रवाइन के नीचे पड़े हुए मिले। उनमें से था पहला अलेक्जेंडर जोलोटेरियव, जो नीलिंग पोजीशन में पाया गया था। ऐसा लग रहा था वो आग जलाने की कोशिश कर रहा था। उसके कपड़े पार्टली रिमूव थे, जैकेट्स आधा पहना हुआ था, शूज सिर्फ एक था और स्वेटर का स्लीव्स ऊपर था। उसके चेस्ट पर बहुत सीवियर फ्रैक्चर था। ऐसा लग रहा था कि बहुत फोर्स से उसके चेस्ट पर किसी ने हमला किया हो या किसी बहुत बड़ा हैवी ऑब्जेक्ट उसके चेस्ट पर गिरा हो। दूसरा था ल्यूडमाइला डुबिनिना, जो टेंट की तरफ क्रॉल कर रही थी, जा रही थी। उसके स्कल पर बहुत ही ज्यादा फ्रैक्चर था। कुछ ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा फोर्स से हमला हुआ हो। उसकी कंडीशन भी खराब थी। उसके स्कल पर पूरी तरह से सीवियर फ्रैक्चर हो गया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह कहा था कि ऐसा लग रहा था बहुत फोर्स से उसके स्कल पर हमला हुआ। ठंड के कारण हाथ के फिंगर्स ब्लैक हो गए थे। तीसरा बॉडी था निकोलाई थिबेओ ब्रिनोल। उसकी बॉडी भी सेम कंडीशन में मिली। वो भी हाफ ड्रेस था। उसके लेग्स पूरी तरह क्रॉस थे और उसके स्कल पर भी फ्रैक्चर था और जॉ पूरी तरह डिस्लोकेट हो गया था। मानो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा ठंड की वजह से उनको हाइपोथर्मिया हुआ था। चौथी बॉडी थी अलेक्जेंडर कोलभाटव की। उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स मिसिंग थे, जैसे जीभ नहीं थी, आंखें नहीं थी और उसकी बॉडी भी बहुत बुरी कंडीशन में मिली थी। ये 4 बॉडीज पिछले 5 बॉडीज से बहुत डिफरेंट थी क्योंकि इनके पास इंटरनल इंजरी बहुत ही सीवियर थे। डॉक्टर्स भी हैरान रह गए क्योंकि उनके चेस्ट पर और उनके स्कल पर इतने सीवियर इंजरी थे। उनके बोन पूरी तरह फ्रैक्चर थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बहुत बड़े कार एक्सीडेंट या बहुत ही हैवी चीज का इंपैक्ट हुआ हो। और सबसे अजीब बात यह थी जो डॉक्टर्स को भी हैरान कर दिया था, क्योंकि कुछ में से कपड़ों में कुछ रेडिएशन भी मिले थे। अब सवाल उठता है कि उनके बॉडीज में रेडिएशन आई कहां से। जब पूरे 9 बॉडीज रेस्क्यू किए गए तब फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। उन्होंने पूरी बॉडीज को एग्जामिन किया और अपना रिपोर्ट सबमिट किया। उन्होंने ये कंफर्म किया कि 9 में से 6 लोग हाइपोथर्मिया से मरे। Official cause of death: 6 hikers died due to hypothermia. 6 लोग मरे थे हाइपोथर्मिया से। उनकी बॉडी पार्शियली अनरेस्ट थी और बाकी 3 लोग मरे सीवियर इंजरी से, क्योंकि उनके चेस्ट पूरी तरह फ्रैक्चर हो गए थे, पूरी हड्डी टूट चुकी थी और स्कल भी पूरी तरह फ्रैक्चर हो गया था। फॉरेंसिक टीम ने यह कंफर्म किया कि बाकी उन 3 पे हाई फोर्स इंजरी के कारण मौत हुई। फॉरेंसिक टीम ने यह एक्सप्लेन किया कि ये हाइपोथर्मिया के सिम्टम एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि यहाँ पर हो सकता है वेसोडाइलेशन। बॉडी इंटरनली बहुत गर्म होने लगता है जिसके कारण लोग कपड़े उतार देते हैं, जिसे कहते हैं पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग। हो सकता था कि वो पैनिक हो गए थे, वो लोग इरिटेट हो गए थे और इतने ठंडी की वजह से वो लोग टेंट फाड़ कर बाहर निकल गए थे। उनके कुछ कपड़ों में रेडिएशन भी ट्रेसेस हुए थे जो लो लेवल के थे। उसका रीजन ये बताया गया कि किस्टिम न्यूक्लियर डिजास्टर 1957, जहां कुछ हाइकर्स ने काम किया था और वहीं से वो लोगों के कपड़ों में ये न्यूक्लियर रेडिएशन एक्सपोज हुआ। ऑफिशियल रिपोर्ट ये कहते हैं कि वो रेडिएशन एविडेंस सफिशिएंट नहीं। उसके बाद सोवियत इन्वेस्टिगेटर्स ने इस इन्वेस्टिगेशन को हाइपोथर्मिया का नाम दिया और नेशनल फोर्सेस से उन इंजरीज के बारे में बताया और ये केस क्लोज कर दिया। उन ऑफिशियल्स का मानना था ये कोई ह्यूमन अटैक नहीं था, ये नेचुरल अटैक था, यानी नेचुरल। लेकिन उसके बाद 1970 में कुछ इंफॉर्मेशन सर्कुलेट किए गए पर वो भी इनकम्प्लीट थे।
इन्वेस्टिगेटर्स ने ये केस क्लोज कर दिया क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया था कि ये हाइपोथर्मिया है और कॉज ऑफ डेथ नेचुरल एक्सीडेंट भी बताया गया था क्योंकि सीवियर इंजरी थी। और दुनिया को अभी भी ये केस परेशान कर रही थी क्योंकि टेंट का कंडीशन अंदर से फटा हुआ था, उनके बॉडीज बहुत ही सीवियर फ्रैक्चर में मिले थे। दुनिया को अभी भी क्लियर जवाब नहीं मिला था क्योंकि उनकी बॉडीज की सीवियर इंजरी, किसी का जीभ नहीं था तो किसी की आंख, टेंट के अंदर से कटना और सभी लोग एक डायरेक्शन में जाना, किसी के कपड़ों में रेडिएशन तो किसी के पूरी बॉडी जली हुई। आखिर क्या थी उनकी कहानी? ये सब अनयूजुअल था। लोगों के मन में अभी भी ये क्वेश्चन था, आखिर क्या हुआ था उस रात को? पर ये केस अभी तक यहाँ पर नहीं रुका। उसके कुछ साल बाद कुछ थ्योरीज भी सर्कुलेट होने लगी। उन थ्योरीज में से एक है, सबसे पहला थ्योरी था स्लैब एवलांच थ्योरी। सबसे पहले समझते हैं कि ये एवलांच होता क्या है। स्नो स्लैब एवलांच का मतलब है जब एक बहुत बड़ा और सॉलिड स्नो का लेयर पूरे के पूरे एक माउंटेन से ऊपर से नीचे तक स्लाइड करके आता है, उसे स्लैब एवलांच कहते हैं। इसका मतलब जब बर्फ का एक मोटा टुकड़ा ऊपर से नीचे तक फिसल कर जाता है, उसे स्लैब एवलांच कहते हैं। ये सबसे डेंजरस टाइप का एवलांच होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी बर्फ एक साथ अपने जगह से नीचे फिसल जाती है और उसके रास्ते में जो भी आता है सब कुछ तहस नहस कर देती है। ये थ्योरी यही कहता है कि उस रात शायद स्नो स्लैब एवलांच हुआ था, जिसके कारण वो सारे हाइकर्स पैनिक में आ गए थे और टेंट के अंदर से टेंट को फाड़कर बाहर दौड़े थे और उसी एवलांच ने उस टेंट को नीचे आधा तक धंस दिया और उसी एवलांच के कारण वो टेंट आधा धंस गया नीचे। ये वो थ्योरी थी जो सबसे ज्यादा फिट बैठ रही थी, पर अभी भी कुछ बातें मिसिंग थी, जैसे सीवियर इंजरी और वो भी जहां एवलांच हुआ था उससे बहुत दूर जंगल की ओर। इस थ्योरी को सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी माना जाता था, पर इस थ्योरी का भी कुछ लिमिटेशन था, इसलिए कुछ और भी थ्योरीज थी। दूसरी थ्योरी थी कैटाबैटिक विंड एंड इंफ्रासाउंड। कैटाबैटिक विंड का मतलब है ठंडी हवा जो पहाड़ों या ग्लेशियर के ऊपर से नीचे तक बहती है। इसका आसान भाषा में मतलब है जब हवा रात को या ठंडी जगहों पर बहुत ठंडी होकर हैवी हो जाती है तो वो ग्रेविटी के कारण पहाड़ों से ऊपर से नीचे की ओर बहने लगती है और इसी को कैटाबैटिक विंड कहते हैं। और इंफ्रासाउंड का मतलब ये होता है कि ऐसा लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो इंसान उसे नहीं सुन सकता लेकिन बॉडी और माइंड पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि माउंटेन की शेप और हवा के फ्लो ने इंफ्रासाउंड वेव क्रिएट किया। ये इंफ्रासाउंड वेव इंसान के अंदर घबराहट, चक्कर, डर और कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। उन साइंटिस्ट ने ये बोला कि हो सकता है उस रात कैटाबैटिक विंड और इंफ्रासाउंड के वेव्स की वजह से उन हाइकर्स के अंदर घबराहट, डर और कंफ्यूजन आने लगा और इसी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा पैनिक फील कर गए और टेंट को अंदर से ही काट कर बाहर निकल गए। पर एक्सट्रीम चेस्ट इंजरी और स्कल पर फ्रैक्चर अभी भी इस थ्योरी को साबित नहीं करती क्योंकि सिर्फ हवा से इतना बड़ा फ्रैक्चर, इतना सीवियर फ्रैक्चर नहीं हो सकता। तीसरा थ्योरी ये था एनिमल स्कैवेंजिंग। उनके आईज और जो जीभ मिसिंग थी तो उन्होंने साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ये शायद एनिमल ने निकाले होंगे, जैसे वहां के बर्ड्स या फॉक्सेस। ये थ्योरी यही एक्सप्लेन करती है कि कुछ लोगों की जीभ नहीं थी तो किसी की आंख नहीं थी, ये शायद किसी एनिमल का किया धरा हो, जैसे फॉक्सेस और बर्ड्स। इसके बाद की थ्योरी थी मिलिट्री और रेडिएशन थ्योरी। कोल्ड वॉर एरा में कंस्पिरेसी थ्योरी काफी पॉपुलर है। उस थ्योरी का ये कहना था कि उस समय सोवियत यूनियन ने कुछ मिलिट्री टेस्टिंग जो बहुत ही सीक्रेट थी वो किया था, जिसके कारण उनके कपड़ों में रेडिएशन मिले। लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन ने ये साबित किया कि कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि उस रात कुछ मिलिट्री टेस्टिंग या सीक्रेट एक्सपेरिमेंट हुए थे। इनका कहना था रेडिएशन पहले से ही उनके कपड़ों पर थी। अगली थ्योरी थी लोकल मानसी ट्राइब की। कुछ लोगों ने ब्लेम किया था कि ये काम लोकल मानसी ट्राइब का हो सकता है, कुछ रिचुअल के रिलेटेड, पर
फॉरेंसिक टीम ने यह साबित किया कि उनके जो चेस्ट फ्रैक्चर और स्कल पर फ्रैक्चर हुए ये किसी ह्यूमन की तरह नहीं किए गए। आखिरी थ्योरी ये कहती है कि शायद कोई पैरानॉर्मल इवेंट हुआ हो या किसी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ ने किया हो या शायद येती ने ये काम किया हो, पर इसका भी कोई डेफिनिट सोर्स नहीं मिला। ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है। 2019 में रशिया ने फिर से ये केस ओपन किया। इस बार उन्होंने ये कंक्लूजन लिया कि ये शायद स्लैब एवेलेंस और कैटाबैटिक क्वीन और इंफ्रासाउंड का मिक्सचर है, और 2020 में उन्होंने ये फाइनल किया ये पक्का स्लैब एवेलेंस ही हो सकता है। उन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज की कि उस रात स्लैब एवेलेंस हुआ था, जिसके कारण वो लोग पैनिक में आ गए, टेंट को अंदर से फाड़कर बाहर निकल गए। साइंटिस्ट ने पूरे विश्वास से ये नहीं कहा था, क्योंकि कुछ सिचुएशन इन क्लेम्स को डिनाई करते हैं, जैसे आंखें नहीं थी, जीभ नहीं थी, बहुत ही सीवियर फ्रैक्चर था, ये सब। फिर से हम अगर फैक्ट्स को लॉजिकली देखें तो हमें क्या दिखेगा? टेंट अंदर से कटा हुआ था, खाली पैर, बिना कपड़ों के लोग भागे थे। कुछ की बॉडीज पैर के पास मिली तो कुछ की टेंट के पास मिली जो टेंट तक क्रॉल कर रहे थे। कुछ की आंखें नहीं थी तो कुछ की जीभ नहीं थी। किसी की शरीर में जला हुआ निशान था, जैसे लग रहा हो आग जलाने की और सर्वाइवल की कोशिश कर रहे थे। तो किसी के चेस्ट पूरी तरह टूटी हुई थी, फ्रैक्चर थे स्कल पर बहुत ही सीवियर, कपड़ों में रेडिएशन। ये सब पॉसिबल हो सकता है। उस समय एवलांच हुआ होगा, कैटाबैटिक क्वीन चली होगी, लोग पैनिक में आ गए इसलिए बाहर भागे थे। उन्होंने ठंडी के कारण आग जलाने की कोशिश की होगी, पर हाइपोथर्मिया की वजह से उनकी जान गई। तो यही कारण एकदम फिट बैठ रहा था उनके साथ उस रात क्या हुआ। पर फिर भी ये अभी तक एक्सप्लेन नहीं हुआ, क्योंकि उनके चेस्ट पर इतना सीवियर फ्रैक्चर, उनके स्कल पर इतना सीवियर फ्रैक्चर आया कहां से, क्योंकि वो लोग एवेलेंस साइट से दूर थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने अपना फाइनल रिपोर्ट दे दिया, क्योंकि पॉसिबल हो सकता है स्लैब एवेलेंस या कैटाबैटिक वाइंड और इंफ्रासाउंड की वजह से हो सकता है। पर अभी भी कुछ सवाल यही थे, क्योंकि उनके चेस्ट पर ये इतना बड़ा फ्रैक्चर, उसके स्कल पर फ्रैक्चर, आंखें, जीभ गायब, उनके कपड़ों में रेडिएशन, ये सब अभी भी अनएक्सप्लेन थे। और ये अभी तक मिस्ट्री बना रहा कि आखिर असल में हुआ था क्या हुआ था उस रात को। क्या सच में सिर्फ एवलांच की वजह से हुआ, या किसी यूएफओ की वजह से हुआ, या किसी येटी ने अटैक किया, या कोई पैरानॉर्मल इवेंट हुआ हो। आपको क्या लगता है आखिर क्या हुआ था उस रात को डायटलॉग पास पर? कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी और कौन सी थ्योरी इन केस से मेल खाती है। और तब तक के लिए धन्यवाद।